नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताएं, अंधेर नगरी का रूप विधान, अंधेर नगरी में जो भाषा प्रयोग किया गया है और साथ में रंगमंच में प्रस्तुति, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। बहुत शॉर्टकट में इन टॉपिक्स को समझ लेंगे ताकि समय का भी बचत हो और शॉर्टकट में तैयारी भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले देख लेंगे अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की विशेषताएं। भारतेंदु ने अंधेर नगरी का नाट्य शिल्प अत्यंत लचीला, सरल, आकर्षक एवं गत्यात्मक बनाया है तथा प्रचलित नाट्य रूढ़ियों से मुक्त, परंपरागत एवं आधुनिक शिल्प से अलग रखा है। अर्थात अगर इसके नाट्य शिल्प का बात किया जाए तो ये क्या है, पहले के तुलना में अब इसमें बहुत सारा नयापन लाया गया है ना। पहले का जो नाट्य रूढ़ियाँ थी उसे छोड़ दिया गया है ना। परंपरागत यहाँ तक कि आधुनिक शिल्प से भी इसे अलग रखा है ना। इसे बहुत ही लचीला, सरल और आकर्षक बनाया गया है ना। इससे भारतेंदु की नवीन ग्रहण वृत्ति और रचना वृत्ति का पता चलता है। उन्होंने कथा वस्तु के अंगों में कोई दृश्य विधान नहीं रखा है। इन दृश्यों की कल्पना, संयोजन एवं नाटकीयता भारतेंदु की ही खास विशेषता है। नाटककार किसी स्थिति पर व्यंग को लेकर नाटक का ताना बाना बूंदता है। अंधेर नगरी भी ऐसे ही हास्य व्यंग की इसी पृष्ठभूमि पर खड़ा एक सफल नाटक है। इस वीडियो को देखने से पहले अंधेर नगरी से संबंधित जो पहले का वीडियो अपलोड किया गया है उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि ये समझने में बहुत आसानी हो सके ना। अंधेर नगरी के बाजार और दरबार के दृश्य सत्ता की अंधव्यवस्था, विवेकहीनता और मूल्यहीनता का परिचय देते हैं। बाजार का दृश्य उस समय देश में फैले आडंबर, अमानवीयता, शोषण और संवेदनहीनता तथा भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही की प्रभुता के साथ साथ न्याय व्यवस्था की मूल्यहीनता का भी परिचय देता है। चना जोर गरम वाले, कुंजड़ीन पाचक वाले, ब्राह्मण के संवाद, अधिकारियों की मनमानी, फूट और बैर, सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार, धन के कारण नष्ट होते जीवन मूल्य और आत्माभिमान को इसमें बहुत अच्छे से व्यक्त किया गया है ना। दरबार का दृश्य राजनीतिक कार्रवाइयों के खोखलेपन, न्याय प्रक्रिया के अमानवीय रूप तथा आम आदमी के पीड़ा में उलझी स्थितियों को भी दिखाता है ना। लोक धर्मी चेतना का अगर बात करें तो ये भी अंधेर नगरी के नाट्य शिल्प की एक खास विशेषता है ना। नाटक का खुलापन, नृत्य, काव्य, संवाद, भाषा, अभिनय आदि इसे लोक नाटक से जोड़ते हैं। नाटक में जनसमूह की चेतना और रुचि संस्कार भी दिखते हैं। भारतेंदु ने बात कहने तथा कार्य व्यापार को गति देने में जिस शैली को अपनाया है वो मौलिक है और अंधेर नगरी को कालजयी बनाती है। भारतेंदु का कथा विन्यास, संयोजन और संरचना नीति भी विशिष्ट है। तभी उन्होंने एक छोटी सी कथा में भी प्रसंगों और नाटकीय स्थितियों से रोचकता और जिज्ञासा बनाए रखी है। दर्शक यह सोचता रहता है कि अपराधी कौन होगा और अंत में कोतवाल को फांसी देना उसकी रोचकता को और भी बढ़ा देता है। वैसे ही बाजार में सामान बेचने वालों की शब्दावली और लय में अंतर और स्तर भेद बनाए रखना भी भारतेंदु की नाटकीय कुशलता ही है। बाजार के दृश्यों में संवाद पद्यात्मक है जो लोक प्रचलित पद्धति है। उन्होंने सामान बेचने वाले का जो क्रम रखा है वो निहित व्यंग को उभारने में भी सार्थक है। राज्यसभा के दृश्यों में भी गत्यात्मकता एवं पात्रों का आना जाना उसे और गत्यात्मक बनाता है।
भारतेंदु ने यथार्थवादी शिल्प तथा शास्त्रीय शिल्प को ही नहीं अपनाया, अपितु लोक नाट्य की उन्मुक्त शैली को नए प्रयोगों के साथ अपनाया है, जिससे राज दरबार का दृश्य और ही क्या है, चुस्त दुरुस्त बन पड़ा है ना। अब देख लेते हैं अंधेर नगरी का रूप विधान। अंधेर नगरी का शिल्प मौलिक और लचीला होने के कारण इसका रूप विधान भी किसी परिपाटी में नहीं बंधा है। भारतेंदु ने इसे प्रहसन स्वीकार करते हुए इसमें अनेक दृश्यों का संयोजन किया है तथा परंपरागत नियमों को स्वीकार करते हुए भी युगानुरूप नवीन प्रयोग किए हैं। सामान्यतः हम लोग बात करते हैं कि प्रहसन में अधिक अंक होते नहीं हैं, ये नॉर्मली एकांकी होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 अंकों का समायोजन किया गया है ना। इसे एक दृष्टांत नाटक भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतेंदु ने एक दृष्टांत का सहारा लेकर एक सच्चे अनुभव को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। लोक धर्मिता की मूल चेतना के कारण इसमें लोक नाटक के खुलेपन, स्वाभाविकता और ताजगी के साथ लोक परंपरा से कथानक भी लिया है। इस कथानक में जनमानस की संवेदना और संस्कार निहित है। अंधेर नगरी अपने लचीलेपन, दृश्य परिवर्तन, पात्र योजना, संवाद, काव्य, संगीत, तीव्रता, भावभंगिमा तथा दर्शकों से सीधे जुड़ने के कारण किसी भी लोक नाट्य शैली में प्रदर्शित किया जा सकता है। अंधेर नगरी पर पारसी थिएटर का भी प्रभाव है ना। तो ये उस समय ये भी प्रसिद्ध थे ना, पारसी थिएटर, तो इसका भी प्रभाव थोड़ा बहुत दिखता है। अंधेर नगरी की नाट्य संरचना में भारतेंदु ने पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सजगता बरती है। उन्होंने मानव स्वभाव के सूक्ष्म निरीक्षण, अनुभव और गंभीर आलोचनात्मक दृष्टि को चरित्र चित्रण के लिए आवश्यक माना है। वे वर्गों और प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं, अर्थात इसमें जो पात्र हैं वे अलग अलग वर्गों और अलग अलग प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं। ये पात्र परिपाटी में न होकर स्वदेश्य एवं जीवंत हैं तथा आम आदमी के बीच से ही है। महंत का चरित्र भी क्या है, उपदेशात्मक नहीं है, क्योंकि उसे नवीन व्यंजनाओं तथा समकालीन चेतना के तहत गढ़ा गया है ना। गोवर्धन दास अंध व्यवस्था का भोक्ता है और उस आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है जो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नाटक का अमूर्त पात्र बकरी है ना, जो कभी सामने आया ही नहीं, वो भी नाटकीय व्यंग का एक हिस्सा है और न्याय व्यवस्था की अराजकता को भी मूर्त बनाती है। राजा और मंत्री मूर्खता के साथ शासन तंत्र तथा नौकरशाही प्रवृत्तियों के प्रतीक है। सभी पात्र मिलकर एक समूह बनाते हैं जो प्रतीक पात्रों से अलग है। यह समूह सामूहिक चेतना को व्यक्त करता है। ये पात्र सभी जातियों और वर्गों की स्थितियों को भी प्रस्तुत करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग भाषिक प्रयोग, है ना, अर्थात किस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है ना। तो भारतेंदु ने जो अंधेर नगरी की रचना की है, इसमें सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर भी इसका जो प्रयोग है वो बहुत ही विलक्षण है। इस नाटक की भाषा यथार्थ का भ्रम भी पैदा करती है। मन हमेशा लगता है कि ये तो मेरे साथ ही घट रहा है, एकदम क्या है, ये रियल है, यथार्थ है ना। नाट्य तत्व शब्द को क्रिया देने का काम कर रहा है। दृश्य तत्व व्यंजना और संकेत प्रचलित भाषा की पुनर्रचना कर रहे हैं। इस नाटक में शब्द का महत्व उसके ध्वनित प्रभाव से भी है। अंधेर नगरी की भाषा बोझिल और आरोपित न होकर नाट्य तत्व को प्रमुखता देते हुए स्वतः स्फूर्त ढंग से जीवन के बीच से रची हुई लगती है ना। इसमें तत्कालीन भाषा प्रभाव के कारण
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, प्रादेशिक भाषाओं तथा स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव दिखता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा भावपूर्ण एवं चुटीली हो गई है ना। अंधेर नगरी की भाषा बाजार के बाजारूपन, अवसरवादिता, जातिवाद, भ्रष्टाचारी प्रकृति सभी को एक साथ व्यंग्यात्मक रूप में सामने रख देती है। जैसे ब्राह्मण का कथन, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, है ना। अंधेर नगरी की भाषा में शब्दों की पुनरावृत्ति, लय, टोन उसकी व्यंजना को उभार कर सीधे दिल दिमाग को झंझोरने वाली है। नाट्य युक्तियों द्वारा शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अर्थ को उभारने के साथ साथ दरबारी संस्कृति के विचारों को भी सामने लाया गया है। भाषा का वैशिष्ट्य और वैचित्र्य दृश्य को आंखों के सामने साकार करने के साथ उस अर्थ की पूर्णतः अभिव्यक्ति भी कर देता है ना। लगता है क्या कि सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने ही हो रही है ना। वैसे ही तुकबंदी, लोक प्रचलित धुनें, बोलचाल की भाषा के शब्द व्यंग्यात्मकता के कारण अंधेर नगरी की भाषा चुटीली तथा व्यंजनात्मक है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में समर्थ है। अंधेर नगरी की भाषा को बिंब तथा प्रतीकों ने भी विस्तार दिया है। बाजार, राज्यसभा, फांसी के दृश्य बिंब रचना ही तो है। ये बिंब और प्रतीक गत्यात्मक, लचीले और जीवंत है। अंधेर नगरी भ्रष्ट नगर का, राजा दमनकारी शासक का, फरियादी आम आदमी का और बाजार हिंदुस्तान का प्रतीक है। भारतेंदु ने मानवीय क्रियाओं, गतियों, ध्वनियों तथा व्यंजनाओं से भाषा को समृद्ध किया है। पात्र और स्थिति के अनुसार भाषा की लय बदलना, उसकी टोन में उतार चढ़ाव इसमें सरसता भरते हैं। अब देख लेते हैं रंगमंचीय प्रस्तुति, अर्थात मंच पर इसको कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है या किस प्रकार के मंचों में इसका प्रयोग, प्रस्तुति हो सकता है ना। तो भारतेंदु रंगमंच की किसी एक पद्धति से बंधकर नहीं रहे। उन्होंने संस्कृत नाटक शैली, लोकमंच, फारसी थिएटर, यूरोपीय नाटक, बंगला एवं मराठी रंगमंच सभी से प्रेरित होकर हिंदी रंगमंच का विकास किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना कि इन्होंने हिंदी रंगमंच का विकास किया। अंधेर नगरी किसी एक प्रकार की मंचीय शैली का नाटक न होकर आधुनिक और यथार्थवादी मंच का नाटक है। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति इसमें आनंद लेता है, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग से हो, साधारण वर्ग से हो, है ना। तो इसका जो लेखन है मूलतः रातों रात रंगमंच पर खेलने के लिए ही तो हुआ था। बाल रंगमंच, युवाओं के महोत्सव आदि के साथ साथ अन्य प्रकार के रंगमंचों पर तथा अनेक भाषाओं में अंधेर नगरी का मंचन इसकी रंगमंचीय सफलता का द्योतक है ना। साथ ही जो हम लोग बोलते हैं खुले मंच, तो खुले मंच में भी इसको खेला जा सकता है ना। नुक्कड़ नाटक के रूप में भी इसको खेला जा सकता है। तो रंगमंचीय प्रस्तुति के दृष्टि से इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।